इतना पैसा, यहाँ पैसा, वहाँ पैसा, खाऊं पैसा, पीऊं पैसा, सोऊं पैसे पे पैसा पैसा पैसा। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। और आप लोग आज सोच रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में ही पैसा 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 क्यों कर दिया। सो दोस्तों, पूरा पॉडकास्ट ज़रूर सुनना क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही मज़े भी आने वाले हैं। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अंध भक्तों के लिए मेरी पहले ही हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि देखो, सह पाओ तो सुनना और अगर नहीं सह पाओ तो अपने रिस्क पे देखना। सो दोस्तों, आजकल ना बहुत दिन से मैंने एक चीज़ नोटिस करी और अगर आप लोगों ने भी सेम चीज़ नोटिस करी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो चीज़ कुछ यूँ है कि जब से चालू अप्पी की शादी हुई है, पता नहीं चालू अप्पी के अंदर कौन सा भूत सवार हो चुका है कि वो इतना ज़्यादा शो ऑफ करने लगी हैं। ये शो ऑफ का सिलसिला तो शुरू हो चुका था उस दिन से जिस दिन से चालू अप्पी ने अपना फ्लैट लिया था, क्योंकि फ्लैट लेने के बाद चालू अप्पी ने अंधाधुन उस फ्लैट पे पैसा खर्चना शुरू कर दिया था। उसके बाद चालू अप्पी की शादी, जिस शादी में भी अंधाधुन पैसा खर्च किया गया, ये नहीं समझा गया कि पैसा जा कहाँ रहा है, लग किस चीज़ में रहा है, क्या सही चीज़ में लग रहा है या गलत चीज़ में लग रहा है, बस अंधाधुन पैसा लगता चला गया। क्या है ना कि चालू अप्पी ने 8,000 की नौकरी शुरू की थी और 8,000 से आज उनकी तनख्वाह शायद 8 लाख से भी ज़्यादा होगी पर मंथ की। इसीलिए पैसा शायद अब उनके सर पे चढ़ने लगा है और उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूँ कहाँ। चालू अप्पी को ये समझने की ज़रूरत है कि जिस बिजनेस में वो ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर चुकी है, हालांकि अभी तक उस बिजनेस का हमें बाल भी नहीं पता कि वो बिजनेस कहाँ है, क्या है और कैसा है और कितना बड़ा है, वो तो खैर आने वाले टाइम पे पता चली जाएगा कि उस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो चालू अप्पी को आगे के रिस्क के लिए पहले तो पैसा बचा के रखना चाहिए, लेकिन चालू अप्पी तो ऐसा लग रहा है दोनों हाथ से पैसा सिर्फ लुटा रही है, सिर्फ लुटा रही है। तो हम इनके बाहर के खाने की वजह से ही इनसे शिकायतें करते रहते थे कि ये बाहर में इतना पैसा लुटाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कपड़ों में पैसा लुटाना शुरू करा, कपड़ों के बाद इन्होंने लग्जरी चीज़ों में पैसा लुटाना शुरू करा, कभी फ्लैट में, कभी फ्लैट के फर्नीचर में, कभी कार में और कभी किसी ना किसी चीज़ में। और तो और इन्होंने अपना मौधा वाला घर तक नहीं छोड़ा, जहाँ पे इन्हें रहना नहीं था पहले उस घर पे इन्होंने ऊपर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करवाया, उससे भी इनका मन नहीं भरा तो वहाँ के लिए भी इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें फर्नीचर ऑर्डर करी, फिर भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने एक किचन वहाँ पे बना दिया। अब किचन बना दिया तो किचन के लिए इन्होंने चाय के लिए, वैसे तो वो किचन बना था फ्रेंड्स क्योंकि रात को चालू अप्पी को चाय की क्रेविंग बहुत होती है। हालांकि इनको रात के 11 बजे कभी चाय बनाते हुए नहीं देखा है, लेकिन चाय स्ट्रीट में पीते हुए ज़रूर देखा है। तो वो किचन बेसिकली बना तो चाय के लिए था, लेकिन उसके बाद उस किचन में सारे यूटेंसिल्स और सारे डिशेस आ गए, तो वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट। जिस जगह पे ये लोग सिर्फ गेस्ट के रूप में जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के लिए जाते हैं, उस जगह पे भी एक खोल खोल के इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मौधा से लखनऊ, लखनऊ से मौधा, कभी कानपुर, ट्रैवल इनकी चलती रहती है, वहाँ पे भी खर्चा। चलो ठीक है, उसके बाद एनिवर्सरी की प्लानिंग, और एनिवर्सरी भी किसी शादी से कम नज़र नहीं आ रही है क्योंकि जिस तरीके की शॉपिंग करी जा रही है, लहंगा हैदराबाद से, ज्वेलरी मुंबई से, ये वहाँ से, वो यहाँ से, इसका मैचिंग, ये इसका मैचिंग, वो दुपट्टे यहाँ से, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो रहा है। हॉल जो इन्होंने बुक करा था वो भी इन्होंने दिखा दिया था। वाओ, तो इसका मतलब ज़बरदस्त पैसा आ रहा है ना फ्रेंड्स, इसीलिए दबा दबा के खर्चा हो रहा है। चप्पलें घर में इतनी कि इन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि इनकी चप्पलें मिसिंग है या इनके पास हैं कितनी चप्पलें जो इन्होंने आज तक पहनी नहीं है। बक्से खोलती हैं, बेड खोलती हैं तो उसके अंदर से इतने कपड़े निकलते हैं जो कपड़े इन्हें खुद भी याद नहीं रहते कि साल साल भर पुराने कपड़े वो बेड के अंदर रखे हुए हैं। तो इतना सब कुछ सामान होने के बावजूद, इतने कपड़े होने के बावजूद बंदा चाहे तो उन कपड़ों में से कुछ कपड़े यूज़ कर सकता है, लेकिन नहीं, हर महीने, हर 15 दिन में इन्हें भगवान कलेक्शन जाना है, वहाँ से कपड़े लेने हैं और उसके बाद उन कपड़ों को पहनता हुआ कभी नज़र ही नहीं आना है। तो अपनी भाभी के साथ कंपटीशन में इतनी अंधाधुन लग चुकी हैं चालू अप्पी कि चालू अप्पी सोच रही है कि मैं बस एक ही दिन में क्या से क्या कर दूँ। चलो यहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी। तो अभी हैदराबाद ट्रिप पे चालू अप्पी ने राजा महाराजा के टाइम का वुडन फर्नीचर देखा और उसके बाद चालू अप्पी के माइंड में अपने फर्नीचर को देख के पुरानी फीलिंग होने लगी। जो फर्नीचर आई थिंक अभी 6-7 महीने पुराना ही होगा,
क्योंकि वो फर्नीचर अगेन उनकी भाभी की पसंद का था और चालू अपी अब अपनी भाभी की पसंद की हर चीज को कर रही हैं साइड और सिर्फ साइड। घर में वॉलपेपर चेंज हो गए हैं। लोगों के घर के वॉलपेपर सालों साल नहीं बदलते हैं। हालांकि भाभी ने लगवाया था तो बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी का ही लगाया होगा, लेकिन 6 महीने में 6 हफ्ते भी उस घर में नहीं गुजारे होंगे, लेकिन वॉलपेपर चेंज हो गए हैं। और तो और वहां पे फर्नीचर चेंज करने की बात की जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें। और बेचारे छन्नी भैया चिंधी चोरी की तरह थोड़ा थोड़ा चीज़ों में कंजूसी करते हुए नजर आते हैं। हर जगह बच्चों को रोकते टोकते नजर आते हैं, फालतू का सामान मत लेना, फालतू की ये चीज़ें मत लेना। अरे फन्नी भैया, आपकी मैडम चलती फिरती खुद फालतू की सामान की दुकान है। सबसे पहले तो आप उनको रोकिए कि वो कर क्या रही हैं। आपके बिजनेस में पैसा जाएगा या पैसा आएगा, इसका अंदाजा तो अभी किसी को है ही नहीं। और आपकी मोहतरमा दोनों हाथों से पैसा सिर्फ उड़ा रही हैं। लिटरली बताऊं तो डब्बा मुझे बहुत ही समझदार लगती थी। समझदार अदर चीजों में नहीं, लेकिन इस पैसा बचाओ चीजों में मुझे थोड़ी समझदार लगती थी। हालांकि अनहाइजीनिक ये है, बाहर की चटोरी ये है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये कंजूस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हुए जहां पे इनकी भाभी ने इनकी मम्मी को काफी सारा गोल्ड गिफ्ट किया, गोल्ड के बैंगल्स गिफ्ट किए, कभी रिंग लाती हैं, कभी चेन लाती हैं, लेकिन डब्बा को हमेशा कंजूसी करते हुए देखा। और जिस दिन डब्बा ने अपने फ्लैट का अनाउंसमेंट किया था, उस दिन लोगों को समझ में आया कि अच्छा डब्बा इतने टाइम से कंजूसी क्यों कर रही थी, क्योंकि डब्बा को फ्लैट लेना था। उसने फ्लैट ले लिया। ख्वाहिशें सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। डब्बा को शायद अभी जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा है, क्योंकि मौधा से मुंबई और मुंबई से मौधा जाते जाते उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कहाँ पे स्टेबल होना और कहाँ पे सेटल होके रहना है। जबकि इस टाइम पे डब्बा की फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए थी कि अपने हस्बैंड को एक सेटल काम खुलवा के दे, वरना लोगों के कमेंट से वो कब तक अपने हस्बैंड को बचा पाएगी। और कोई बीवी कब तक अपने पति के लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स बर्दाश्त कर सकती है। फनी की जॉब छुड़वाना और उसको सऊदी से वापस लाना, इस सब में डब्बा का ही डिसीजन था। तो डब्बा की सबसे पहले प्रायोरिटी यही होनी चाहिए थी कि अपने पति को एक इज्जतदार और रिस्पेक्टफुल काम खोल के दे, ताकि वो अपनी एक रिस्पेक्ट दुनिया की नजर में इस सोशल प्लेटफॉर्म पे बना सके। लेकिन जहां से दिख रहा है वो सिर्फ अपने हस्बैंड की डे बाय डे डिसरिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं, और रिस्पेक्ट के नाम पे उनकी सिर्फ धज्जियां उड़ रही है। क्योंकि शादी के बाद जो मैच्योरिटी लेवल एक लड़की का बढ़ना चाहिए, वो मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं डब्बा का घटता हुआ नजर आ रहा है। इससे ज्यादा मैच्योर वो तब साउंड करती थी जब उनकी शादी की सिर्फ बातचीत चल रही थी। तो हम यही होप करते हैं कि आने वाले टाइम पे डब्बा थोड़ी समझदारी दिखाए और ट्रैक पे अपनी लाइफ और अपनी हरकतें लेके आ जाए। सो यही था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।